नरेंद्र मोदी ने 100 से अधिक तकरीरें दी जहां पे उन्होंने सीधे तौर पे मुसलमानों पर निशाना बनाया। बोले घुसपैठिए हैं, बोले कि ये बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। 24 में कहा कि भाई अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये घुसपैठिए आपके बैल बकरी ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी ने इतनी कोशिश की लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ा करने का, लोगों को डराने के लिए ढंडोरा पीटा के हमने मंदिर बनाए, उसी मंदिर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो आम हिंदू भी जो है पहचान चुका है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि आज के दौर में मुसलमानों की बात कोई नहीं करता। मुसलमानों की बात लोग कर रहे हैं। मैं जो मेरा दायरा है, जो मेरे दायरे से बाहर भी जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक अवेयरनेस है कि आज जिस तरह से आरफा जी ने कहा कि आज जो भाजपा मुसलमानों पे कर रहा है, आज शाम तक या कल तक वो दूसरे लोगों पे करेगा। अब देखिए, ये सरकार जिसने मंदिर बनाने का इतना बड़ा जो है ढंडोरा पीटा के हमने मंदिर बनाए, उसी मंदिर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो आम हिंदू भी जो है पहचान चुका है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों, मतलब आपको याद होगा 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 100 से अधिक तकरीरें दी जहां पे उन्होंने सीधे तौर पे मुसलमानों पर निशाना बनाया। बोले घुसपैठिए हैं, बोले कि ये बच्चे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। बोले कपड़े तो वो पहले उन्होंने बात रखी थी 2019 में, लेकिन 24 में कहा कि भाई अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये घुसपैठिए आपके बैल बकरी ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी ने इतनी कोशिश की लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम खड़ा करने का, लोगों को डराने के लिए। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? 303 सीट थे उनके, 240 तक सिमट गए। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, जो एक फ़िरका परस्त उनकी जो सियासत है, ये नाकाम है। ये अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और अब जो है आने वाले दिनों में लोग बड़ी आसानी से इस बात को पहचान रहे हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो नैरेटिव सेट किया था उमर खालिद के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने, तो अब जैसे डिजिटल का दौर चल रहा है तो डिजिटल मीडिया उस नैरेटिव का इन्फ्लुएंस कम क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अभी भी इस ग्राउंड पर जब हम जाते हैं, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट मैंने 1 महीने कवर किया और मुझे डर लगता था ये कहने में कि आई सपोर्ट उमर खालिद, क्योंकि लोग आपको सीधा देश विरोधी और उसका तमगा थमा देते हैं। तो डिजिटल मीडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस कम क्यों नहीं कर पा रही है? जो देखिए, आज जो सिचुएशन है 10 साल पहले के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या पूरी तरह से गोदी मीडिया की बातों को काउंटर हम लोग कर चुके हैं? नहीं। क्या पूरी तरह से सरकार की बातों को हम लोगों ने पब्लिक की नज़रों में खारिज कर दिया? नहीं। लेकिन ये जद्दोजहद जारी है। हकीकत जो है लोगों तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लोग भी इस चीज़ को पहचान रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डर है लोगों में। नहीं, देखिए, डर क्योंकि बिग मीडिया कह रहा है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, और कोई नहीं चाहता कि उनका नाम जो है आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाए। वो देख रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ इनको 6 साल मुकदमा चलाए बगैर 6 साल तक उनको जेल में रखा गया। तो ये खौफ लोगों में रहता है कि भाई, और अगर लोग चुप हैं, अगर लोग इस बात को नहीं उठाना चाहते, तो इसकी वजह ये नहीं कि वो जानते हैं कि वो समझते हैं कि उमर खालिद एक दहशतगर्द है, या वो समझते हैं कि उमर खालिद दोषी है। वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको डर है। इसलिए आपने देखा गोवा में, बम्बई में जिन छात्रों ने उमर खालिद के पक्ष में स्लोगन उठाए, अब उन पे मुकदमा चल रहा है। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, उमर खालिद के बारे में कुछ मत कहिए। अगर आप कहोगे तो आपको भी जो है वो आपको भी निशाना बनाया जाएगा। तो डर, खौफ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग अपने दिल में कुछ और बात होगी, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि हम इस बात को उठाएं और हम पे केस हम डिफेंड नहीं कर पाते, तो नहीं, हमने मतलब अगर लोगों के दिमाग में डर है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझ पे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो वो चुप रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार की बात से सहमत है, ऐसा नहीं है। सर, आखिरी सवाल है।